अब हम देखते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को। ठीक है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो होता है ना वो दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का डिपेंडिंग अपॉन कि किस वजह से हो रहा है। ठीक है, इसको हम ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में क्लासीफाई करते हैं और दूसरा हम इसको एज पाइलोराई गैस्ट्राइटिस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो हमारे पास क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है वो एज पाइलोराई की वजह से होता है। एज पाइलोराई जो है ना वो जान नहीं छोड़ता हमारे स्टमक की, जब तक उसको खराब करके ना रख दें, हम उसको प्रॉपर ट्रीट ना करें, तो ये जो है ना क्रोनिक में सबसे ज़्यादा टेक पार्ट करता है। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस दो तरह का हो सकता है, ऑटोइम्यून हो सकता है और हमारे पास जो एज पाइलोराई से हो सकता है। तो एज पाइलोराई का जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये ऑटो इम्यून हो गया, इसके अलावा हमारे पास जो है एज पाइलोराई रिलेटेड हो गया। इसके अलावा थर्ड हमारे पास एनसेड्स की वजह से हो सकता है, एक्यूट भी हमारे पास एनसेड्स की वजह से हो सकता है, क्रोनिक भी एनसेड्स की यूज़ की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा रेडिएशंस की वजह से जो इंजरी होती है और क्रोनिक बाइल रिफ्लक्स, ठीक है, बहुत अरसे से बाइल रिफ्लक्स हो रही है तो उसकी वजह से भी होता है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो है उसके हमारे पास कॉजेज़ आ गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एज पाइलोराई की वजह से होता है, फिर ऑटो इम्यून, फिर एनसेड्स की वजह से, रेडिएशन थेरेपी की वजह से और क्रोनिक बाइल रिफ्लक्स की वजह से। ठीक है, अब इसके जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो हमारे पास जो हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस की तरह ही होते हैं। उसी तरह एब्डोमिनल पेन होगी, नॉज़िया वॉमिटिंग होगी। ठीक है, लेकिन यह बात याद रखनी है कि इसमें खून की उल्टियाँ नहीं आती इतनी। ठीक है, जो खून की उल्टियाँ वहाँ पे होती थी ना, हमने देखी थी हेमाटोमेसिस, ठीक है, तो वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ना बाकी सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं, जैसे एक्यूट गैस्ट्राइटिस के हमने देखे थे, एब्डोमिनल पेन, नॉज़िया वॉमिटिंग। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं एज पाइलोराई की वजह से जो गैस्ट्राइटिस होता है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एज पाइलोराई बैक्टीरिया होता कैसा है। ठीक है, तो स्पाइरल शेप्ड होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ये कर्व्ड होता है ये। ठीक है, और ये हमारे पास जो है जितने भी हमारे पास ड्यूडेनल अल्सर्स के लोग होते हैं ना, जितने भी ड्यूडेनल अल्सर्स के लोग होते हैं उनकी बायोप्सी स्पेसिमेंट्स में मोस्टली हमें यही नज़र आता है। हम जब भी ड्यूडेनल अल्सर्स के पेशेंट्स के की बायोप्सी करते हैं तो हमें एज पाइलोराई जो है ना वो सबसे टॉप पे नज़र आता है। ठीक है, और हमारे पास जो है गैस्ट्रिक अल्सर्स या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के जो लोग होते हैं उनके अंदर भी हमें ये नज़र आता है। मतलब आगे हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पढ़ेंगे, उसमें भी एज पाइलोराई, उसमें एज पाइलोराई जो होता है वो क्या होता है, बायोप्सी में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। मतलब तकरीबन हर पेशेंट में एज पाइलोराई जो होता है वो इस तरह से कर रहा होता है प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बात आपने याद रखनी है कि एज पाइलोराई की वजह से होता है ये गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो इसका जो रीजन होता है, स्टमक के जो एरिया को ये इन्वॉल्व करता है वो हमारे पास एंट्रम का रीजन होता है, जो लोअर रीजन होता है ना स्टमक का। ठीक है, एंट्रम वाला, पाइलोरस वाला, वहाँ पे एज पाइलोराई इन्फेक्शन कॉज करता है। फिर एपिडेमियोलॉजी बताई हुई है कि क्या होता है कि किन लोगों में ज़्यादा एज पाइलोराई का इन्फेक्शन होता है। ऑब्वियसली एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया जो है हम कैसे अंदर लेके जाएंगे, अपने गंदे खाने खा के। ठीक है, तो गंदे खाने जो हैं हम अगर प्रॉपर हमारी हाइजेनिक कंडीशंस नहीं है, ठीक है, पुअर सैनिटेशन है, ठीक है, और हाउस होल्ड क्राउडिंग है, पॉवर्टी है, ठीक है, लिमिटेड एजुकेशन है, इनकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया हमारे स्टमक में चला जाता है अगर हम खाना प्रॉपर नहीं खा रहे, बाहर के खाने खाते हैं इस तरह के। ठीक, तो फिर ये जब हमारे स्टमक में एंटर हो जाता है गंदे खाने खा के, बाहर के खाने खा के, ठीक है, तो फिर इसने पैथोजेनेसिस अपनी स्टार्ट कर देनी होती है। पैथोजेनेसिस ऑब्वियसली अपने किन फैक्टर्स के साथ स्टार्ट करेगा, जो इसके पास होते हैं। ठीक है, इसके पास कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे ये पैथोजेनेसिस कॉज करता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ कि इसके पास फ्लैजुला होता है। ठीक है, फ्लैजुला क्या होता है आपको पता है कि मोटिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, वो जो हमारे पास एरिया होता है वहाँ पे जहाँ पे इसने जाके इन्फेक्शन कॉज करना होता है, जो कि मोस्टली आपका एंट्रम या फंडस का रीजन होता है, स्टमक के लोअर मोस्ट पोर्शन इसको बहुत पसंद है, वहाँ पे जाता है फ्लैजुला के थ्रू मूव करके मज़े से आराम से। ठीक है, और वहाँ पे जाके यूरिएज सक्रीट करता है। ठीक है, यूरिएज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, यूरिया को ब्रेक डाउन करता है इनटू द अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया जब हमारे पास रिलीज़ करता है तो ऑब्वियसली वो क्या कर देगा, गैस्ट्रिक पीएच को ज़्यादा कर देगा। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक पीएच को ज़्यादा करता है और अपने इर्द गिर्द जो है ना हमारे पास क्या करता है, एक लेयर बना देता है। ठीक है, अल्कली की एक लेयर बना देता है, और अल्कली की लेयर जब इसके इर्द गिर्द बन जाएगी तो अब एसिड से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरह से जो स्टमक की एसिडिटी होती है उससे प्रोटेक्शन हो जाती है। इसकी इतनी एसिडिटी है, 1 से करीब एसिडिटी है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इसके पास यूरिएज होता है। यूरिएज जो है वो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, अमोनिया की अपने गिर्द जो है ना एक शील्ड बना लेता है, जिससे क्या होता है कि एसिड से ये बच जाता है। फिर क्या करता है,
अब इसने वहाँ पे अपना बचाव का भी बना लिया, वहाँ पे पहुँच भी गया फ्लैजिला से, यूरिएज क्रिएट करके अपने गिट जो है वो बना लिया इसने, प्रोटेक्टिव शील्ड जो है। उसके बाद इसने क्या करना होता है, इसने वहाँ पे चिपकना होता है, ठीक है। तो चिपकने के लिए इसके पास एडहेजेंस होते हैं, जिससे ये फोवियोलर सेल्स के साथ जो सरफेस होती है वहाँ पे जाके ये एडहेयर कर जाता है। अब एडहेयर करके इसने अपने टॉक्सिन्स रिलीज़ करने होते हैं, और वो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे पास इनकोडेड होते हैं बाय साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉक्सिन सेक्रीट करता है और अपना जो है ना काम शुरू कर लेता है वहाँ पे खराब करने का। अब आपको पता है कि जब ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा तो जो भी हमारे पास स्टमक की लाइनिंग होगी, म्यूकोजल लाइनिंग होगी, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो हमारे पास ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगी, और वो स्टमक का एसिड जो कि पहले जो है अटैक करने की कोशिश कर रहा था स्टमक की लाइनिंग को, लेकिन वहाँ पे म्यूकोजल लेयर थी। अब वो हमारे पास म्यूकोजल लेयर जो है वो जो कि ख़त्म हो गई है टॉक्सिन्स की वजह से, इस बैक्टीरिया की, तो वो जो हमारे पास होगा इजीली हमारे पास जो स्टमक का एसिड है वो हमारे स्टमक को अटैक कर सकेगा, उसकी लाइनिंग को ख़राब कर सकेगा, ठीक है। फिर इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स इन्होंने बताए हुए हैं कि जब हमारे पास स्टमक जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या क्लिनिकल फ़ीचर्स आते हैं, तो वो हमने शुरू में ही पढ़ लिए थे कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के एब्डोमिनल पेन, नॉज़िया, वॉमिटिंग, ठीक है। तो इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं कि ऑब्वियसली इसके लिए हमारे पास नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, और इन्वेसिव टेस्ट ही हमने पढ़े थे माइक्रोबायोलॉजी में कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट जो होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम जो है ना यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें हम यूरिएज जो होता है रेडियो एक्टिव वो पेशेंट को देते हैं, ठीक है। और वो जो यूरिएज हमारे पास यूरिया देते हैं, और चूँकि अगर पता हो कि अगर ये बैक्टीरिया होगा तो वो यूरिएज से जो है उसके पास होता है उसको यूरिया को ब्रेक डाउन करके अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, और उससे हमें जो है यूरिया ब्रेथ से पता चल जाएगा कि इसके अंदर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है। इसके लिए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट से हम जो है इस बैक्टीरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेसिव टेस्ट जो होते हैं उसमें हम एंडोस्कोपी करते हैं या बायोप्सी करते हैं, जो हमने पीछे भी की थी, ठीक है, एसोफेगस के केस में। स्टूल टेस्ट भी कर लेते हैं हम, ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर भी कर लेते हैं, पीसीआर भी कर लेते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, ऑब्वियसली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, ताकि वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एच पाइलोरी को किल कर दे, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे देते हैं ताकि वो जो एसिडिटी है वो कम हो जाए। तो ये एच पाइलोरी रिलेटेड गैस्ट्राइटिस जो होता है ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की एक टाइप है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास एच पाइलोरी जो होता है ये कॉज करता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में हमने इसके फैक्टर्स लिखने होते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे किस तरह से पहुँचता है, फ्लैजिला के थ्रू यूरिएज रिलीज़ करता है, फिर वहाँ पे चिपक जाता है एडहेजेंस के थ्रू, और फिर अपने टॉक्सिन रिलीज़ करके म्यूकोजल बैरियर को ख़राब कर देता है, ताकि जो एसिड है वो क्या करे कि उसको डैमेज कर दे स्टमक को, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि इसका जो रीजन होता है जहाँ पे ये कॉज करता है, जहाँ पे ये अपना ये सब कुछ करता है, वो एंट्रम और हमारे पास पाइलोरस का रीजन होता है, नीचे वाला जो स्टमक का एरिया होता है वहाँ पर। हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी को। तो इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ही इजी है, इस तरह से कि ऑब्वियसली जब ये हमारी बॉडी में एंटर होगा, स्टमक में आया, ठीक है, और हमारे जो बॉडी के डिफेंसेस हैं वो आ गए, ठीक है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जब भी कोई माइक्रोब आता है तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स किसी ना किसी तरह उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको क्या नज़र आएगा, आपको वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे। न्यूट्रोफिल्स अब आपने याद रखना है कि न्यूट्रोफिल्स आपको कहाँ पे नज़र आएंगे, लैमिना प्रोप्रिया में नज़र आएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास ऊपर एपिथीलियम होती है ना, कभी कभार वो लैमिना प्रोप्रिया में भी आपको नज़र आते हैं, और वहाँ से क्या होता है, वो वहाँ से न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, चूँकि वो एच पाइलोरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं ना बैक्टीरिया, तो वो हमारे पास ऊपर भी होते हैं, मतलब एपिथीलियम के साथ चिपके होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स कोशिश करते हैं कि इस तरह हम बाहर जाकर लड़ें, ठीक है। तो वो लैमिना प्रोप्रिया में भी होते हैं, और वहाँ से निकलते हैं बाहर, ठीक है, और वहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो एपिथीलियम में भी आ जाते हैं, ठीक है। एपिथीलियम में भी आ जाते हैं तो हमें इंट्रा एपिथीलियल न्यूट्रोफिल्स भी नज़र आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, आपको पता है गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं स्टमक में हमारे पास, ऐसे नहीं बिल्कुल सीधी लाइनिंग होती है एपिथीलियम के, वहाँ पे म्यूकोजल फोल्ड्स बने होते हैं, ठीक है। तो म्यूकोजल फोल्ड्स के दरमियान में जो है ना पिट्स होती हैं, ठीक है, पिट्स मतलब छोटी छोटी, मतलब अंदर की तरफ घुसी हुई छोटी छोटी जो है वो बनी होती हैं, ठीक है, पिट्स होती हैं म्यूकोजल फोल्ड्स के दरमियान में। तो वो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो लैमिना प्रोप्रिया से क्या करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, इंट्रा एपिथेलियल भी चले जाते हैं, और वहाँ से वो जो हमारे पर पिट्स बनी होती हैं वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ पे जब लड़ाई कर लेते हैं सारे बैक्टीरिया वगैरह के साथ, तो वहाँ पे पिट्स के अंदर क्या बना देते हैं, एब्सेसिस बना देते हैं, ठीक है, एब्सेसिस बना देते हैं। तो हमें पिट एब्सेसिस नज़र आती हैं, ये बात याद रखनी है,
ठीक है। ये आपने पिट एब्सेसिस सबसे पहले बनवानी होती है। उसके बाद आपने जो लिखना होता है वो आपने लिखना होता है लिम्फॉइड एग्रीगेट्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है। उससे पहले आपने क्या लिखना होता है, पिट एब्सेसिस के बाद आपने बाकी सेल्स को भी लेके आना होता है, सिर्फ न्यूट्रोफिल्स नहीं होते, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी होते हैं जिसमें आपके पास प्लाज्मा सेल्स भी आपको नज़र आते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस भी आपको नज़र आते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास ज़्यादा हुए होते हैं, तो ये आपने करवाने होते हैं। उसके बाद आपने लिम्फॉइड एग्रीगेट्स बनाने होते हैं। लिम्फॉइड एग्रीगेट्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपको नज़र आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ना 15.14 के सी फिगर में अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे आपको लिम्फॉइड एग्रीगेट्स नज़र आ रहे हैं। लिम्फॉइड एग्रीगेट्स विद द जर्मिनल सेंटर्स आर अबंडेंट, ठीक है। ये सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स विद अ सुपरफिशियल लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक होता है एच पाइलोराई के गैस्ट्राइटिस का, ये याद रखना है, ठीक है। एक तो आपने पिट एब्सेसिस देखने होते हैं, लिम्फोसाइट्स आपने देखने होते हैं, प्लाज्मा सेल्स देखने होते हैं, मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब लिम्फॉइड एग्रीगेट्स क्या होते हैं कि यहाँ पे आपके पास देखिए सारे आपको लिम्फॉइड एग्रीगेट्स नज़र आ रहे हैं, लिम्फॉइड सेल्स जमा हुए हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने एक लिम्फॉइड एग्रीगेट्स के दरमियान में थोड़ा जर्मिनल सेंटर भी बन गया हुआ है, ठीक है। और ये सब कुछ आपको एपिथेलियम के नीचे जो है लैमिना प्रोप्रिया के अंदर नज़र आ रहा होता है, ये सारे लिम्फॉइड एग्रीगेट्स, ठीक है। तो ये भी आपको नज़र आते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना इंड्यूस करते हैं मॉल्ट को, ठीक है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। जब ये लिम्फॉइड टिश्यू बन जाता है ना, ठीक है, तो अब जो है ना ये आपके पास, इसको आप कहते हैं मॉल्ट, ठीक है। आपने पढ़ा था ना एच पाइलोराई का जब माइक्रोबायोलॉजी में, तो आपने पढ़ा था कि ये जो है पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, ये कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। ये म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू बना सकता है जिसको मॉल्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअली कि जहाँ पे भी हमारी बॉडी में जो है ना ये जमा हो जाए ना लिम्फॉइड के एग्रीगेट्स, ठीक है, और जिनके दरमियान में जर्मिनल सेंटर्स जमा हो जाए, इस तरह के बहुत ज़्यादा जहाँ पे जमा हो जाए, उसको म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें नज़र आते हैं। उसके बाद जो है ये आपको पता है, ये जो मॉल्ट होता है ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिम्फोमा में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा देखें कि क्या होता है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया मतलब कि अब स्टमक की लाइनिंग जो है वो जब हमारे पास कॉन्टिन्यूसली उसी तरह इन्फ्लेमेशन होगी, तो जैसे हमने पढ़ा था बैरेट एसोफेगस में कि मेटाप्लेजिया हो जाता है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाता है, वहाँ पे गोबलेट सेल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और कोलमनर सेल्स हो जाते हैं, तो ये भी जो है हमें नज़र आता है, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास मेटाप्लेजिया होगा तो ऑब्वियसली जैसे हमने एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस देखा था, तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा कि मेटाप्लेजिया के बाद कैंसरस हो सकता है, वहाँ पे गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये हमारे पास नज़र आता है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो एच पाइलोराई है उसकी वजह से हमारी बॉडी ने जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर दी, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ गए, कहाँ पे आए, सबसे पहले लैमिना प्रोप्रिया में हमें नज़र आए, उसके बाद वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ गए कहाँ पर, इंट्रा एपिथेलियल, ठीक है, वहाँ पे हमें नज़र आएंगे। फिर वहाँ से वो बाहर निकलेंगे, पिट्स में आ जाएंगे, पिट एब्सेसिस बना देंगे। इसके अलावा हमें प्लाज्मा सेल्स भी नज़र आते हैं, लिम्फोसाइट्स भी नज़र आते हैं, और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स मैक्रोफेजेस भी नज़र आते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या नज़र आता है, हमें लिम्फॉइड एग्रीगेट्स नज़र आते हैं, वहाँ पे लिम्फॉइड एग्रीगेट्स बनते हैं जिनके दरम्यान में जर्मिनल सेंटर्स होते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं मॉल्ट, ठीक है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और ये जो है यहाँ पे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी हो सकता है, ठीक है। और जो है ना हमारे पास जिसमें हमारे पास गोबलेट सेल्स और कोलमनर सेल्स नज़र आएंगे, हमें इंटेस्टाइनल एपिथेलियम नज़र आएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये कैंसर की तरफ भी प्रोग्रेस कर सकता है, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एच पाइलोराई जो है ना ये मसले क्रिएट कर देता है।